तरफ से कलम भुवनेश्वर के इस ऑफलाइन सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इतने दिन बाद हम एक साथ एक छत के नीचे मिलकर कलम कर रहे हैं। आज इस बात को शायद 1.5 साल हो गए हैं। प्रभा केदार फाउंडेशन भारत और विदेश के लगभग 30 शहरों में महिलाओं के उत्थान और भलाई के लिए समर्पित कार्यक्रमों और अभियानों में लगा हुआ है। फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों में विविध साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल हैं। कलम इसी तरह की एक पहल है जो हिंदी भाषा के उत्थान और लेखकों के साथ अनौपचारिक संवाद करता है। प्रभा केदार फाउंडेशन की तरफ से और भी कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे आखर उड़िया के लिए, राइट सर्कल इंग्लिश के लिए एक मुलाकात बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के साथ वार्तालाप होते हैं। आज हमारे अतिथि हैं नवीन चौधरी जी। नवीन चौधरी हिंदी की नई पीढ़ी के चर्चित लेखक, व्यंगकार एवं ब्लॉगर हैं। पुलिस, मीडिया एवं राजनीति के गठजोड़ पर आधारित इनकी दूसरी उपन्यास ढाई चाल को पाठकों की काफी सराहना मिल रही है और 12 दिन बाद ही इसका सेकंड एडिशन भी आ गया। नवीन चौधरी का पहला उपन्यास जनता स्टोर, जो कि छात्र राजनीति पर आधारित था, दैनिक जागरण नीलसन की टॉप 10 हिंदी बेस्ट सेलर लिस्ट में भी रहा है। हाल ही में एक OTT प्लेटफॉर्म ने जनता स्टोर पर आधारित वेब सीरीज बनाने का अधिकार प्राप्त किया है। नवीन विभिन्न पत्रिकाओं एवं न्यूज वेबसाइट के लिए राजनीतिक व्यंग एवं लेख भी लिखते हैं। नवीन चौधरी दैनिक भास्कर, आदित्य बिरला ग्रुप, दैनिक जागरण और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ब्रांड एवं मार्केटिंग विभाग में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। नवीन जी वर्तमान में मार्केटिंग कंसल्टेंसी के अतिरिक्त OTT प्लेटफॉर्म के लिए स्क्रीन प्ले भी लिख रहे हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि नवीन जी आए मंच पर। और आज इनसे वार्तालाप करेंगी हमारी अपनी एहसास वुमन भुवनेश्वर की वेदुला रामलक्ष्मी। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए उस यूट्यूब चैनल को। और उनसे बहुत कुछ है जो हम रोजमर्रा में सीख सकते हैं। सो बहुत बहुत आनंद के साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आइए मंच पे और आगे की बातचीत वेदुला जी करेंगे। यहाँ पर साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ हैं नवीन चौधरी जी। नवीन चौधरी जी का जन्म बिहार के मधुबनी में होता है और छात्र जीवन राजस्थान के जयपुर में, और ये बसते हैं दिल्ली नोएडा में। मार्केटिंग प्रोफेशनल है, पत्रकारिता से भी संबंध रहा है, ब्लॉगर हैं, टॉप 10 बेस्ट सेलर किताबों की फहरिस्त में आपका नाम आता है। और इतना सब कुछ साथ में आपने कमाया। भाषा के संस्कार आपको घर में अपने पिता, जो कि संस्कृत के व्याकरणिक हैं, उनसे मिलते हैं। लेखन की धरोहर आपको कहाँ से मिली और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि इन सबसे अलग लेखन में भी आप आ सकते हैं और आप लिखना चाहते हैं?
मैं शुरू होते टाइम नर्वस हो जाता हूँ, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है कॉन्फिडेंस। तो अभी शुरू में काबू तो समझना नर्वस है। राइटिंग जो है एक्सीडेंटल हुआ मेरे साथ, और स्कूल में मैं मतलब मेरा भागने का बड़ा इंटरेस्ट होता था, काफ़ी भागा करता था, क्लास से बाहर भागा करता था। इट वाज नॉट अ स्पोर्ट्स, तो क्लास से बाहर भागता था, तो मैं उस तरह का बच्चा हुआ करता था। पिता प्रोफेसर थे तो डंडे भी पड़ते थे, तो ऐसा कभी था नहीं कि लिखेंगे, लेकिन कई बार कहते हैं ना जीन्स में होता है। तो पापा की बुक्स हैं कई, उनका फिक्शन का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनकी जो किताबें हैं वो करिकुलम बुक्स हैं। व्याकरण पे उन्होंने काफ़ी लिखा हुआ है, और संस्कृत के बड़े नामों में है, कुलपति भी रहे हैं सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगा शायद ऐसा कहीं वो था कि जीन्स में था। 2009 में मैं चंडीगढ़ में था, तो वहाँ पे जो मेरा जॉब था दैनिक भास्कर में, मैं ब्रांडिंग में रहा, लेकिन उस समय एक कोशिश ये भास्कर कर रहा था कि ब्रांडिंग और कंटेंट को साथ में जोड़ा जाए, और जो भी हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो भी ब्रांड इमेज क्रिएट कर रहे हैं, हम कंटेंट के थ्रू। तो समहाउ उनको लगता था कि मेरे को कंटेंट की समझ है, तो मुझे लगा उनको लगता तो शायद होगी मुझे, तो मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। तो इसी बीच में ब्लॉगिंग की बातें हुआ करती थी कि ब्लॉगिंग बहुत कूल वर्ड हो गया था, बज़ वर्ड था, लोग उसकी बातें कर रहे थे। तो किसी ने एक डोमेन मुझे बना के दिया, और वो डोमेन जब बना तो मैं उसी में एक्साइटेड हो गया, करे naveenchaudhary.com बना है, देखते हैं। तो मैंने इनिशियली मार्केटिंग की स्टडीज उस पर लिखनी शुरू की, और बहुत कुछ ऐसा खास था नहीं, क्योंकि मार्केटिंग की स्टडीज इतनी है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स की लिखी हुई है, मेरी कौन पढ़ेगा। एक किसी बीच में मैं किससे कभी कभी कुछ सुनाया करता था इधर उधर के, तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप इन किस्सों को लिखते क्यों नहीं। तो वहाँ से वो ब्लॉगिंग पे हुआ कि इसको लिखा जाए, तो शुरुआत अंग्रेजी में की। और आज हम लोग सृष्टि हमारे मित्र हैं, उनके साथ थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश जो है मेरी काम की भाषा रही है हमेशा, जो मेरी भावना व्यक्त करने की भाषा है वो हिंदी रही है हमेशा। तो इंग्लिश में लिखा, उसमें मशीनी टाइप का लगता था कि आप एक बस जैसा आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन शीट पे, उस तरह का था। तो फिर हुआ कि इसको चेंज कर दिया जाए, एक बार हिंदी में लिख के देखा जाए। तो हिंदी में वो शुरू हुआ, और उसके बाद वो पॉपुलर होने लगा ब्लॉग। पहला ब्लॉग तो खैर 6 लोगों ने पढ़ा था, मैंने 3 बार, और फिर मेरी वाइफ ने, मेरे भाई ने, ऐसे करके 6 रीडर्स थे। वहाँ से कहानी शुरू हुई, 100, 200, 1000, 5000 होने लगा। और फिर internet.com का, ये news.com का बूम आ गया, तो उनको भी बहुत कंटेंट चाहिए, तो उनके पास सब सारे बड़े लोग आते नहीं, तो उनको कहीं छोटे छोटे जो नहीं इधर इनको पकड़ लो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ही आ जाओ यार, तुम पैसा तो नहीं लोगे, तो उनका नहीं लूँगा, तो ठीक है लिख दो। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई लिखने की। और जो 2 चीज़ें मुझे समझ में आई कि अपन सिंपल भाषा में जितना लिख रहे हैं, यूथ उससे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो एक पॉपुलैरिटी वहाँ से आनी शुरू हुई, एक फॉलोअर बेस बन गया, और फिर लगा कि एक बार उपन्यास भी ट्राई कर ही लेते हैं, तो फिर वो भी ट्राई हो गया, आगे किताब। मतलब दिमाग से अंग्रेजी और दिल से हिंदी जुड़ी हुई है। आपके पुस्तक ढाई चाल, जिस पर आपने लिखा है एक घोर राजनीतिक कथा। पहला जो उपन्यास है जनता स्टोर, वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति पर आधारित है। तो राजनीति ही क्यों? क्योंकि दोनों में ही राजनीति है, तो राजनीति ही क्यों? राजनीति एक तो खैर मेरी रुचि रही, मैं छात्र राजनीति में सक्रिय था, ये कह सकते हैं। लेकिन एक जो दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है कि राजनीति में आप रुचि रहना नहीं, राजनीति आपने बहुत रुचि लेती है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सरकार ने तय किया, आपने नहीं किया। जीएसटी लग गया, आपके हाथ में निर्णय नहीं था। नोटबंदी हो गई, आपके हाथ में नहीं था। तो जो भी हुआ, राजनीति निर्णय लेकर आपकी जिंदगी को चेंज कर दिया। और नॉर्मली हमारे देश में क्या होता है, राजनीति एक नेगेटिव शब्द है काफी हद तक। लेकिन राजनीति जो है वो उसमें नेगेटिव हुआ इसलिए क्योंकि हम लोग सक्रिय नहीं है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो उसको। और उसको सही करने के 2 तरीके, या तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, या आप उसके जो नेगेटिव साइड किसी चीज को होते हैं। जब बच्चों को आप किसी चीज जानने से रोकते हैं, उधर मत जाना बेटा, जल जाएगा, गर्म है, चूल्हे के पास नहीं जाने देते। तो अगर आप वो चीज जानते हैं कि क्या नेगेटिव है, उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं बेहतर डिसीजन लेते हैं। तो मुझे लगा कि एक तो राजनीतिक लेखन पहले काफी हुआ है, लेकिन इस बीच में जो मेरी जनरेशन है उन्होंने नहीं लिखा, प्रेम ज़्यादा लिखा गया है हिंदी में। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ लिखा जाए राजनीति के ऊपर, जहाँ पे एक नया विषय हो, युवाओं को उसमें जुड़ने का मौका मिले। और सोशल मीडिया पे सब पॉलिटिक्स ही बात कर रहे हैं, तो कम से कम पढ़ के समझो तो सही, जो तुम बात कर रहे हो एक्चुअली में है क्या, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो जो थोड़ा बहुत अनुभव था, थोड़ा रिसर्च था, सबको मिला के, हालांकि दोनों किताबें इस पर क्यों, क्योंकि उसका फर्क है कि दोनों किताबें बहुत अलग। पहली किताब छात्र राजनीति की बात करती है, छात्र किस तरह से राजनीति में घुस रहे हैं, उनका दिमाग कैसे चेंज होता है, ये कहीं ना कहीं जानना कि एक व्यक्ति का पूरा परिवर्तन कहाँ से कैसे हो रहा है, वो उसके अंदर क्या, और वो स्टेट पॉलिटिक्स कैसे उसमें इन्वॉल्व है, उसके कैसा है। लेकिन ये जो है ये आज की कहानी,
आज जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जिस तरह से लोग पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं, कैसे नैरेटिव पूरा सेट हो जाता है। हम लोग जो है कई बार गुस्सा होकर एक हैशटैग पे हम भी डालते हैं कि कुछ भी हैशटैग ले लीजिए, लेकिन आपको अंदाजा है कि वो हैशटैग आपका गुस्सा था ही नहीं, वो किसी और ने प्लान करके आपके दिमाग में डाल दिया और 2 दिन के बाद आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है कि मैंने सोचा है और मैंने लिख दिया। तो वो जो पॉलिटिक्स है वो पूरी पॉलिटिक्स अलग है। तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा एक हिस्सा जो है इसका एक्सटेंशन होना चाहिए, तो राजनीति में थोड़ा बड़े स्तर पे भी देखें तो दूसरी किताब की राजनीति हो गई। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन है, क्योंकि जनता स्टोर के कुछ पात्र भी हैं इसमें, कुछ घटनाएं भी हैं इसमें, और तो ये उसका सीक्वल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका एक एक्सटेंशन है। यह जो 2 पात्र हैं इस कहानी में आने का बहुत से लोग ये मानते हैं, हालांकि वो आलोचना भी होती है। तो एक आलोचना ये है कि इनको तो वेब सीरीज बनवानी है, पहले की बन रही है तो दूसरी बन जाएगी, ये सोच के डाला है। तो एक बैकग्राउंड का ये है, उस पर आपने ये सोचा होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि पहले सरकार किसी और की थी, आज़ादी जब 2014 में मिली उससे पहले किसी और की सरकार थी। तो जब 2014 की आज़ादी के बाद जो सरकार बनी है, आप दोनों में अगर आप देखेंगे तो जिस चीज़ का पहले विरोध हुआ वो अभी हो रहा है, और जिस चीज़ का उस समय समर्थन था वो अब विरोध कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो उल्टी वही एक ही चीज़ होती जा रही है, चेहरे हर बार बदल जाते हैं, काम वही हो रहा है। तो ये जो है मेरा अपना थॉट प्रोसेस था, 2 कैरेक्टर यहाँ पे आए, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि चेहरे बदल दीजिए आप, लोग वही रहते हैं। तो वो मैं दिखाना चाहता था कि चेहरे उन्हीं चेहरों को ले आओ वापस, राजनीति भले बदल जाए। अब मैं आपकी पुस्तक से ही बात करूंगी। इस पुस्तक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मुझे पता चला कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं बहुत उत्साहित थी, क्योंकि लंबा समय हुआ किसी साहित्यकार से मिलकर ऐसे बैठकर बातें नहीं हुई। लेकिन जब आपके बारे में और आपकी पुस्तक के बारे में पढ़ा तो फिर मुझे समझ में आया कि ये एक घोर राजनीतिक कथा है, और मैं घबरा गई, क्योंकि जैसे आपने कहा कि राजनीति से घबराना या उससे दूर जाना एक मानसिकता है। और फिर मुझे लगा कि पता नहीं मैं न्याय कर पाऊंगी या नहीं, और पुस्तक मैंने हाथ में ली। और विश्वास कीजिए, जिस तरह से हम बिना इंटरवल के सिनेमा देखना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से बिना रुके ये पुस्तक पूरी की पूरी 190 पृष्ठों का ये उपन्यास है, इसको मैंने एक बार में पढ़ डाला। इसकी ये रोचकता रही है। इसमें एक जगह एक पात्र जो कि मीडिया हाउस का मालिक है, वो ये कहता है, अर्थ न्यूज़ ग्रुप, कि हम विज्ञापन के बिजनेस में हैं, ना कि खबरों के बिजनेस में। हमें तो ये भ्रम हमेशा से रहा है कि जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं वो हमें खबरें देती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम तो विज्ञापन के बिजनेस में हैं। तो इस बात पर जरा बताइए। जो भी मीडिया में काम कर चुके हों वो जानते होंगे कि खबर रुक सकती है, विज्ञापन नहीं रुकेगा। विज्ञापन जो है, न्यूज़पेपर में मैंने काम किया है, शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट होता है, उनका काम होता है जो एडवर्टाइजिंग आ रही है उसको डिसाइड करना। तो वो जो है एक टाइम आपको सेल्स टीम को देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको बताएंगे कि कितना ऐड है, और वो पहले ऐड की प्लेसमेंट करते हैं उसके अंदर। उस ऐड की प्लेसमेंट के बाद जो जगह बचती है उसके अंदर आपको खबर डालनी है। अनलेस के कुछ बहुत ही बड़ा धमाका हो जाए तो अलग बात है, कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन विज्ञापन की जगह चेंज नहीं होती है, विज्ञापन वही रहता है। खबर आगे पीछे हो सकती है कि शेष उस पेज पे, इस पेज पे, या छोटा हो जाएगा। तो ये जो एक मैंने सुना है, कितना सच है पता नहीं, कि किसी ने अपनी चीज वस्तु का प्रचार करने के लिए एक पैम्फलेट बनवा के बांटना शुरू किया मार्केट में, कोई देखता नहीं था, देख के उसको फेंक देते थे। तो बीच में एक बार कुछ ऐसे उन्होंने बनाया, जगह बची हुई थी, तो उन्होंने लिख दिया कि रामलाल की श्यामलाल से लड़ाई हो गई। तो लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, वाह। तो उसके बाद विज्ञापन भी पढ़ा गया, और शायद न्यूज़पेपर की शुरुआत नहीं से हुई है। हम विज्ञापन बेचने जा रहे हैं, और आप किसी भी मीडिया हाउस का देख लें, उनका वर्किंग यही है। एंड ऑफ द डे वो रेवेन्यू के फोकस के साथ ही वो काम करते हैं। न्यूज़ एक बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है। आपके इस उपन्यास में मीडिया है, सोशल मीडिया है, पुलिस है, और राजनीति के वो अंधेरे गलियारे हैं जो कहाँ पर मुड़ते हैं और कहाँ पे जाकर पहुँचते हैं, इसका अंदाजा पाठक कभी लगा ही नहीं सकता। इसमें इतना सस्पेंस है जो डेफिनेटली मैं ब्रेक नहीं करना चाहूँगी। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो फिर आप जानेंगे। अक्सर हमें ये लगता है कि जितनी सारी कल्याणकारी जो स्कीम्स बन रही हैं वो हमारे लिए बन रही हैं, जनता के लिए बन रही हैं, उनके लिए बन रही हैं। लेकिन आपका एक पात्र कहता है, राघवेंद्र,
राजनीति को जनता अपना हथियार मानती है। जनता को लगता है उसका काम हो रहा है, लेकिन काम असल में व्यवसायियों का होता है। हम सड़क इसलिए नहीं बनवाते कि इससे जनता को आने जाने में सुविधा होगी, बल्कि इसलिए बनवाते हैं क्योंकि इन व्यवसायियों को अपने व्यवसाय के लिए उस सड़क की जरूरत होती है। हम सड़क बनवाते हैं ताकि जिसने चुनाव फाइनेंस किया उसे सड़क का ठेका दे सके। तो ये जो साठगांठ है राजनीति में, जहां पर सामान्य जनता कहीं पर है ही नहीं, तो ये कहां से आपको विचार आया कि इतनी जनता से इसको और इतनी बेबाकी से इसको सामने लेकर आए? डर नहीं लगा नवीन जी? नहीं, जो डराने वाले लोग पढ़ते ही नहीं है तो चिंता नहीं थी, पढ़ेंगे तो कुछ होगा। जो बनाते हैं उसको छोड़ते। इसका एक और उदाहरण, बड़ा रियल राजस्थान का उदाहरण देता हूँ। एक रेस्टोरेंट वहाँ पे चला करता था, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सच्चाइयाँ तो ऐसी कभी बाहर आती नहीं है। वहाँ पे बड़ा हाईवे पे जयपुर दिल्ली के रोड पे एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड का रेस्टोरेंट था, किसी के पास फ्रेंचाइजी थी उसकी, और लोग वहाँ रुका करते थे, खाते थे। ब्रांड भी पॉपुलर तो गाड़ियाँ रुका करती थी। सुना कि किसी नेता ने वहाँ से हफ्ता मांगना शुरू किया। वो भी आदमी अपना बलवान था, उसने नहीं दिया, और जो भी उनका आपस में हुआ हो। जब हाईवे बन रहा था तो उसने उस पर्टिकुलर जगह पे एक छोटा सा फ्लाईओवर बनवा दिया। उस फ्लाईओवर की वहाँ कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ बना हुआ है। वो फ्लाईओवर बनने की वजह से आधे किलोमीटर पहले से जब आप फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हैं तो रेस्टोरेंट आपके लेफ्ट में रह जाता है, आप ऊपर चढ़ चुके हैं, आप उस रेस्टोरेंट में नहीं जाते। वो रेस्टोरेंट 2 साल के बाद बंद हो गया। तो राजनीति में इस तरह से सारे खेल चलते रहते हैं। जहाँ चाहे ओवर ब्रिज बनते हैं। हाल ही में भुवनेश्वर में बना है, एक 5 स्टार होटल के सामने बना है और एक मॉल के सामने बना है। और हमारे नेता ने बोला यहीं बनेगा, इन्हें हफ्ता दे रहा। इस उपन्यास में बलात्कार की कहानी है केंद्र में। वो हुआ है नहीं हुआ है ये तो आप पढ़कर जानेंगे। मर्डर्स हैं, जैसे कि अमूमन राजनीतिक को आधार बनाकर लिखे गए कहानियों में या उपन्यासों में होता है। इनमें लव स्टोरीज भी है, लेकिन मानना पड़ेगा कि राजनीति को केंद्र में रखकर आपने उपन्यास लिखा है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी तरह से अश्लीलता नहीं। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके उपन्यास की। मानवीय संबंध है, उनकी गहनता है, उनकी नजदीकी है। एक पात्र है अजहर, जो कि मुसलमान है, और उससे प्रेम हो जाता है सीमा नाम की एक हिंदू लड़की से, जो कि नाबालिग है, और उसकी खूब पिटाई होती है। और पिटाई होने पर नेता पहुंच जाते हैं उसकी सहायता करने के लिए। तो अजहर की माँ कहती है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी, कि ऐसा गुस्सा कि लड़का चल फिर न सके, तुम्हारे घर का इकलौता कमाने वाला था, ये मर जाता तो माँ कहती है, शाहिद भाई अभी मरा तो नहीं है ना, मर जाता तो कानून का सहारा लेते, पर वो नहीं करते जो आप करना चाहते हैं। यदि आपको उन लोगों को जवाब देना है तो दीजिए, लेकिन मेरे बेटे का नाम मत लीजिए। मेरा बेटा इस इलाके में दंगे का कारण नहीं बनेगा। तो ये एक माँ के रूप में आदर्श आप दिखाना चाहते थे, या ये बताना चाहते थे कि आम जनता को सच में इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता? विचार क्या था? मेरा 2 थॉट थे। एक तो जो विमेन कैरेक्टर, मुझे, मैं अपने आसपास जितने विमेन कैरेक्टर्स जो संबंध रहे हैं, माँ हो, पत्नी हो, दादी हो, सब लोग बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले लोग रहे हैं। तो मुझे वो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग लगे, और मैं जॉब भी किया तो कितने भी स्ट्रॉन्ग में हो, लेकिन अपने विचारों में दृढ़ थे। तो एक मुझे वो कैरेक्टर बुनते टाइम समहाउ मेरा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली, चाहे नेगेटिव जाए पॉजिटिव जाए, लेकिन वो दृढ़ विचारों का हो गया। तो एक तो कहीं कहीं ये रहा। दूसरा, मुझे लगता है कि जो भी हमारे नाम पे होता है सब कुछ, कोई कहता है कि सेकुलरिज्म के नाम पे, कोई कहता है हिंदुइज्म के नाम पे, तो जो हमारे नाम पे जो बातें हो रही हैं, क्या आप वाकई उसका हिस्सा हैं जो राजनीति आपसे की जा रही है? और इसको रोकने का हथियार जो है वो हमारे हाथ में ही है। हम ही उनको कह सकते हैं कि नहीं, ये मेरे नाम पे आप नहीं कर सकते। वो जो मैसेज था, बीच में एक हैशटैग भी चला था, नॉट इन माय नेम, हालांकि बहुत पॉलिटिकल था, 100% एग्री नहीं करता, लेकिन वो आइडिया जो है वो आइडिया ठीक था कि आप जिस राजनीति करना चाहते हैं अपनी राजनीति को करें। अगर शाहिद की दुश्मनी राघवेंद्र से है तो वो निभाए, अपनी राजनीति करे, लेकिन उसके बेटे को हथियार न बनाए, क्योंकि ये एक प्रेम का मसला है जिसमें राजनीति की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स इस बात को समझा सकते हैं, तो प्रेमी आपस में समझा सकते हैं, नेता की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो वो एक थॉट था कि अगर हम चाहते हैं कुछ चीजें चेंज हो तो हमें उसका हिस्सा खुद बनना पड़ेगा।
हमें उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना पड़ेगा। और आपके इस उपन्यास में जो मीडिया है वो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है, और जब मीडिया का मैं कहूँगी कि सत्य रूप जो हमारे सामने आता है, मैं तो एकदम बहुत भौचक्की रह गई कि अच्छा ऐसा भी होता है। बिकॉज हमने हमेशा यही समझा है कि प्रजातंत्र का जो चतुर्थ स्तंभ है वो मीडिया होता है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। लेकिन आपका पात्र कहता है कि हमारा काम सिर्फ खबर देना है, न सही गलत तय करना और ना ही न्याय दिलवाना। ये बात आपने महसूस की है या ये आपके मस्तिष्क की उपज है? ये कई बार ऐसा होता है कि जब हम ये सोच रहे थे कि हमें, अगर आप उस जगह पे हैं जहाँ पे कि आपको चीज़ों को वाइट ब्लैक एंड वाइट करने की जरूरत, कई चीज़ें ग्रे शेड हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि जब चीज़ों को हम बता रहे हैं तो आप उसको जो है जैसा है वैसा एक बार दिखा दीजिए, लेट द अदर पर्सन डिसाइड। कहीं भी मीडिया अगर ये चाहता है कि न्याय हो, तो वो न्याय क्या होगा ये फिर उस पत्रकार के दिमाग से चल रहा है, ये उसका थॉट प्रोसेस है कि ये न्याय इस तरीके से होगा। हर घटना के पीछे बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। ये बड़ा कॉमन नोशन है कि लड़के छेड़खानी करते हैं, लेकिन आप कुछ दिनों पहले दिल्ली का एक केस देखें, रोहतक का केस देखें, तो वहाँ छानबीन के बाद उल्टा निकल आया। तो न्याय दिलाने तो हम सारे शुरू हो गए, लेकिन उस न्याय के पीछे कहानी कुछ और थी। तो मैं इसलिए सोचता हूँ कि मीडिया को अपना ओपिनियन जो है नहीं रखना चाहिए, उनको चीज़ों को वाइट ब्लैक एंड वाइट हो। एडिटोरियल एक अच्छी जगह है जहाँ लगता है मीडिया को उसको ओपिनियन रखना चाहिए, वहाँ पे आप कॉलमिस्ट से लिखवाइए, वो अपना ओपिनियन जैसे कि पक्ष विपक्ष जो भी रखना है वो रखें। लेकिन पत्रकार को जहाँ तक हो सके जैसी खबर है, ये मेरा मानना है निजी तौर पे, कि जैसा है आप उसको वैसा ही दिखाएं। मतलब पत्रकार को चाहिए कि वो सत्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, न्याय निर्णेता ना बने और किसी भी तरह का न्याय ना करें। आपके इस उपन्यास में जो सांप्रदायिकता है उसको लेकर पूरा उपन्यास शुरू से अंत तक लेकर सांप्रदायिकता दिखाई देती है। जो अलग अलग धर्म के लोग हैं जो जिनके समीकरण लगातार बनते बिगड़ते रहे हैं, कभी साथ कभी अलग अलग। और तो ये जो समीकरण हैं धर्म को लेकर राजनीति में होना आवश्यक है क्या? आइडियल सिचुएशन तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आज मैं नीम का पेड़ पढ़ रहा था, राही मसूम रजा की, तो उसमें एक कैरेक्टर है जामिन खान जो जमींदार थे, उनका बेटा सामिन, और राम खिलावन यादव। ये दोनों युवा ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है वहाँ एक मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा, जहाँ यादव ज़्यादा है वहाँ यादव। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यादवों के मोहल्ले से कोई हिंदू वो पंडित खड़ा हो जाए और मुसलमानों से कोई यादव खड़ा हो जाए। तो आइडियल सिचुएशन तो ये है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन का डिफरेंस है हमारे यहाँ ऊपर से नीचे तक, तो हमारा अपने आप कहीं झुकाव उस तरफ होता चला जाता है। हमारी कंडीशनिंग इस तरह की है। शायद हम शहरों में आ गए हैं तो थोड़ा बहुत हमारे अंदर चेंज आया हो, हम पहली बार वो ना देखते हो। लेकिन मुझे कई बार लगता है भीष्म पितामह का एक द्रौपदी के साथ किस्सा है कि जब शरशैया पे लेटे हुए थे तो उनको उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें, धार्मिक बातें कही। तो द्रौपदी ने कहा जिस दिन मेरा चीर हरण हो रहा था उस दिन तो आप चुप थे, आज क्यों बोल रहे? तो भीष्म ने कहा कि उस समय मेरे अंदर जो है कौरवों का खून था, उनका अन्न खाता था, वो खून था, अब वो बह चुका है, तो अब मैं अपना बोल रहा हूँ। और मुझे ये एहसास होता है, मैं कई बार जब गाँव जाता हूँ तो मेरे अंदर ब्राह्मण जाग जाता है मेरे अंदर। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतना इनबिल्ट है कि वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल इक्वेशंस के अंदर आ ही जाता है। और मुझे लगता है धीरे धीरे जब चीज़ चेंज होगी ना, जैसे जैसे प्रोग्रेस होना शुरू होगा, हमारी मूल समस्याएं जो है जब हम उसकी बात करनी शुरू करेंगे, जो सड़क की बात है, बिजली की बात है, एजुकेशन की बात है, जब वो बातें होनी शुरू हो जाएंगी तो ये चीज़ें अपने आप कम होंगी। हालांकि इसको मुझे लगता है बहुत समय लगने वाला है। कितनी दूर आप इस परिस्थिति को देखते हैं और इसके लिए क्या करना होगा, आपकी समझ से क्या लगता है? कनेक्टिविटी अभी जो है ना वो कई बार आर्टिकल्स में आता है इंडिया वर्सेस भारत, अभी वही सिचुएशन है। मुझे लग रहा है जब तक वो जो इक्वालिटी खैर हमेशा नहीं आ सकती, वो डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो कनेक्टिविटी है, जो डिफरेंशिएशन है, अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो कोई भी एजुकेशन के लिए बिहार में मेरे कई दो वो बड़ा बड़ा गर्व होता है, सबसे ज़्यादा हम IAS निकालते हैं। अगर यहाँ से कितने निकालते हो यार, दिल्ली जाके निकालते हैं। यहाँ से पढ़कर लड़का दिल्ली जाता है, वहाँ मुखर्जी नगर कोचिंग करता है, फिर IAS करता है। तो
तो क्या वो एजुकेशन का जो लेवल है दिल्ली में है, क्या वही पटना में हो सकता है, वही भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर क्यों, ये तो बड़े शहर हैं, हम छोटी जगहों की बात करते हैं, कि क्या वो बीकानेर नागौर में हो सकता है, क्या वो दरभंगा में हो सकता है। ऐसी जगहों पे जब हम ये बात करनी शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नीचे से जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, उसी के साथ विकास अपने आप आएगा, एजुकेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये प्रोसेस करने में राजनेताओं की कोई इच्छा तो है नहीं। तो ये डिमांड हमें ही करनी है, हमें ही करना होगा, और आज से भी हम शुरू करें तो 60-70 साल से पहले काम नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि राजनीति को हमने बहुत ही एक नकारात्मक रंग उस पर भर दिए हैं, लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से अन्य प्रोफेशंस को चुन रही है, राजनीति को भी अपना प्रोफेशन बनाए और ईमानदारी से उसके प्रति समर्पित हुए, तो फिर शायद स्थिति थोड़ी जल्दी बदल सकती है। जो हम 80-90 साल देख रहे हैं, तो फिर शायद थोड़ी जल्दी आए। इस उपन्यास में आपने नवीन जी रिश्तों, आपसी जो रिश्ते हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। उसमें कहीं पर बहुत ही इमोशनल चीज़ें भी आपने बताई हैं, बहुत संवेदनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े भी हैं, लेकिन वहीं पर कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही कठोर हैं और ज़मीनी सच्चाइयों के साथ बिल्कुल हर दिन जूझते हुए दिखाई देते हैं। जिसमें माधवी कहती है, मयूर जी राजनीति बलि मांगती है और यह बलि किसी भी चीज़ की हो सकती है, इंसान की, सपनों की, रिश्तों की, भरोसे की, बिना बलि के राजनीति क्यों ही नहीं होती। तो ये बलिदान जो है, इसमें हर एक पात्र जिसने जो भी राजनीति से जुड़ा है उस सबने दिया है। जरूरी है क्या? ये शायद कहीं मेरे दिमाग में बहुत बचपन से अटक गई चीज़। जब मैं बड़ा हो रहा था तो पहली जो चीज़ मैंने सुनी, इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो उनके बारे में सुनते थे, इंदिरा गांधी है, 4-5 साल की उम्र है, लेकिन उस टाइम में मुझे किसी ने स्कूल में बताया कि इस अपने बेटे को मार दिया, संजय गांधी के बारे में जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो वो चीज़ मुझे उस टाइम हजम नहीं हुई, लेकिन वो दिमाग में अटक गई थी। और उसके बाद शायद मैंने चीज़ों को देखने का जो तरीका रहा, मैं बहुत सारे चीज़ों को देखता रहा कि किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, और बहुत सी जगहों पे मुझे ऐसे उदाहरण मिलते रहे जहाँ बाप बेटे, माँ बेटे के बीच में झगड़ा हो चुका है, तलाक मियाँ बीवी के बीच में पॉलिटिकल रीजन से भी हुए हैं। तो बहुत, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स अलग अलग अपनाई है। तो वो अनुभव जो रहा, वो अनुभव मुझे लगा कि शायद वो कहीं ना कहीं आ गया है इसके अंदर। हाँ, अब एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में अगर मैं इस उपन्यास को पढूं, अक्सर मैं लेखकों से यह बात पूछती हूँ कि आपने खुद ही कहा कि इस पुस्तक को आने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि पात्र पकड़ में नहीं आ रहे। और मेरी हमेशा ये दिलचस्पी होती है कि आप पात्र खड़े तो कर देते हैं, लेकिन एक समय तो आता ही होगा जब ये आपसे छोड़कर निकलने लगते हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और इसमें तो इतनी गलियां हैं और ऐसे अंधेरे मोड़ हैं जहां से पात्र निकल जाए तो शायद आपको दिखा भी नहीं होगा ये कहाँ जाकर गुम हो गया। तो कितना आसान या कठिन रहा है उनको फिर से पकड़ के लाना और उनको खड़ा करना, और वो कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आपने ये मुसीबत या ये संघर्ष किया है, कृपया उसके बारे में बताएं। इसकी जो शुरुआत थी, सारे कैरेक्टर्स का अपना एक बेस है। तो राघवेंद्र शर्मा जिस किताब में मंत्री हैं, पिछली किताब में छात्र नेता थे, अपरिपक्व, गुस्सैल, पिछली किताब में आपको जनता स्वर वैसे ही दिखेगा, जो लड़कों तक एकदम गुस्से वाला यूनिवर्सिटी का वैसा, और वो इस शुरुआत में है। तो उसका जो पूरा ट्रांजिशन होना है कि वो जो है परिपक्व तो हो गया है, लेकिन बेसिक नेचर आदमी का नहीं चेंज होता, तो कई बार वो झंझलाता है, कई बार वो गलतियाँ करता है। तो वो जो चीज़ है उसकी कहाँ से, किन एक्ट के थ्रू दिखे, ये चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ बिना शब्दों के एक्ट में नजर आए। तो कुछ मुख्य पात्रों के साथ ये था। मयूर की अपनी समस्या थी कि मयूर गायब हो चुका है, तो वापस आ कहाँ से रहे, उसको कहाँ से लेके आना है। पिछली किताब में गायब था, तो इस किताब में जब वो 15 साल बाद ढूंढा जाता है तो कहाँ से ढूंढा जाएगा वो, और वो क्या करेगा, उसका इमोशनल कनेक्ट। क्योंकि जब वो शुरुआत, मयूर जो इस कहानी में है वो मीडिया का बंदा है, जो एडवर्टाइजिंग की बात है कि एडवर्टाइजिंग नहीं है, एडवर्टाइजिंग की दुनिया खबरों की नहीं, और उसको बड़ी शिद्दत से मानता है। वो अपने प्रोडक्ट को उसी तरह से बना रहा है कि मार्केट में बिके, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन वो आदमी किस तरह से इस इमोशनल एंगल में आएगा कि वो न्याय दिलाने के लिए लड़ जाएगा, वो उसको क्रिएट करना एक मेरे लिए वो टास्क रहा। और फिर जो है सबसे ज़्यादा कठिन काम था इसका एंड क्या हो। इसके एंड को लेके बहुत सारे डिलेमा थे, और एंड में अभी एंड ही सब कुछ है तो बताना ही नहीं है। इसके एंड के मैंने 5 हिस्से लिखे, 5
एंड लिखे थे अलग अलग कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और हर बार जो लिखता था वो मुझे लगता था कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ कि मुझे एंड दिखने लगा कि ऐसे ऐसे होगा, और जब तक मैं पेपर पेन लूँ हाथ में तब तक वो निकल गया दिमाग से कि क्या मैं सोच रहा था, कहाँ तार बुन रहा था चीज़ों के, क्योंकि तार उलझे हुए हैं। अब उस उलझी हुई दिवाली के लाइट ना इस साल जो उतारी होगी अगले साल उलझाने में कितनी मुसीबत होती है, बस वही इशू आ रहा था मेरे साथ। लेकिन वो समहाउ मेरे ख्याल से एंड में मेरा सबसे ज़्यादा समय लिया है, वो एंड के 40-50 पेज लिखने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन मुझे लगता है हो गया, निपट गया। वो दिख रहा है, आपकी मेहनत दिख रही है, और वो अंत पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि आपको इसने कितना उलझाया होगा और आप कितने उलझे होंगे। 2.5-4 इसमें एक लड़ाई और थी एंड के साथ जी, कहानी आइडियल हो जाए कि रियलिस्टिक हो जाए, ये समस्या मेरे साथ बहुत बड़ी थी। और कई बार क्या होता है कि आप पहले किताब में कोई चिंता नहीं करता, तो पहले तो मैंने लिखना था जो लिखना था, दूसरे मुझे लग रहा था कि जज भी किए जाएंगे आप, तो वो जज करने की चिंता थी कि अगर मैं आइडियलिस्टिक एंड नहीं देता हूँ तो मुझे कैसे देखा जाएगा, क्योंकि इस बार जो कहानी है वो ज़्यादा रियलिस्टिक आज की कहानी है, आज जो हो रहा है हमारे चारों तरफ वो सारी कहानी है। तो उसमें अचानक कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है एक पूरा पढ़ा लिखा साहित्यिक वर्ग जो है वो बैक उस पर आ जाए, बैकलैश पे कि ये क्या कर दिया तुमने, तो वो भी एक चैलेंज था काफ़ी समय तक। इवन मेरे एडिटर इस बात को लेकर थोड़ा सा होते कि यार तुम एंड को कैसे करोगे, ये एंड होगा तो मज़ेदार होगा, ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि हम तो जो नए राइटर हैं, मैं तो वैसे ही गालियाँ पढ़ रही हैं, लिख दो यार, लिखी जाएगी। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब राजनीति को केंद्र में रखकर आप लिखना चाहें या सोचना चाहें, तो या तो उसका अंत बहुत ही आदर्शवादी होता है, यानी तो बहुत ही अतिरंजित होता है, और इन दोनों से बचकर आपने बिल्कुल वास्तविक रंग उसमें भरे हैं, और यही 2.5-4 की खूबसूरती है। आपने इसको जनरली बिहार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये वो प्रदेश हैं जहाँ पे हम राजनीति कहते हैं, फिल्मों में भी इसी को हमने मतलब आधार भूमि बनाया, लेकिन आपने पूरी की पूरी सिचुएशन को उठाकर राजस्थान में रख दिया है। और राजस्थान में रखने के साथ साथ एक और चीज जो मुझे इसमें बहुत ही रोचक लगी, भाषा का प्रयोग। कितनी ही भाषाएं हैं और कितनी ही बोलियां हैं हिंदी के अलावा, हिंदी की सभी बोलियां, तो उन सबको चुनते समय, उन सबको लेते समय आपने कितनी रिसर्च की और कहाँ से ये सारी भाषा आप ढूंढ के लाए? यार मैं ट्रिक बताता हूँ, मैंने एक्चुअली बदमाशी करी है यहाँ पे। मेवात का जो एरिया है, मेवात एरिया को लेके आप लोगों ने सुना होगा गाय को लेके जितना विवाद हुआ बीच में, और मेवात ऐसा एरिया है जहाँ मेव मुसलमानों का अलग ही इतिहास है। देश में कहीं भी कुछ भी खाते हो, मेव मुसलमान जो है वो अपने आप को आधा हिंदू मानते हैं, हालांकि आपकी सिचुएशन बदल रही है, हिंदू ही है वैसे तो बाकी सारे वही है, लेकिन उनका जो है कल्चर वही था। अगर आप मेव मुसलमानों का इतिहास देखें तो उनका जो कल्चर था वो जब वैसे ही साफा पहनते थे जैसे कोई भी हिंदू पहनता है, वैसे ही पजामा वजामा, और कुआं भी खुद रहा है तो पहले भैरव बाबा की पूजा करते थे। तो मुसलमान एक भैरव बाबा की पूजा कर रहा है। 1925 में जब तबलीगी जमात बना, 1926 में तबलीगी जमात ने स्टार्ट किया कि इस्लाम की तरफ जाओ, और उनका ड्रेसिंग वगैरह चेंज हुई, और इधर उस तरफ RSS बन गया। तो सब तरफ से बहुत सारे, भारत आज़ाद हो रहा था, अंग्रेजों के साथ हिंदू मिले हैं कि मुसलमान मिले, ये अफवाहें भी चल रही थी, तो वो सारे खैर पॉलिटिकल वहाँ से चेंजेस शुरू हुए। तो राजस्थान रखने का एक कारण मुझे लगा कि मेवात एक्चुअली काफ़ी हद तक जिन जिन स्टेट्स का आपने नाम लिया है वो सारे स्टेट को कवर करता है, उन सब की कहानी कवर करता है। जब आप वहाँ की बात करते हैं तो आपको वेस्टर्न यूपी में नजर आएगा, और जब हथियारों की बात करेंगे तो आपको 90 से 2000 के बीच का बिहार और पूर्वांचल भी नजर आएगा उसके अंदर, हथियारों के धंधे को लेके। गाय का तो आज की कहानी है, और हिंदू मुसलमान को आप देख ही रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हेल्प कर रहा था मुझे कवर करने का। दूसरा जो बदमाशी की बात थी, अब मैं केवी में पढ़ा हुआ हूँ, राजस्थान में रहा, बिहारी हूँ मैं, लेकिन मैथिली मुझे आती है, लेकिन राजस्थान में रहने के बावजूद मुझे राजस्थानी नहीं आई। मेरी छोटी बहन को आती है, वो राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, मैं केवी में पढ़ा, तो मेरे सारे जो क्लासमेट थे वो दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, आते हैं 3-4 साल में चले जाते हैं, तो मैं कभी राजस्थानी सीख नहीं पाया, थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ। और नोएडा में रहा, थोड़ा सा भरतपुर के कॉलेज में एक दो दोस्त बने, तो मुझे वो लैंग्वेज आई, तो मुझे ये रियलाइज था कि अलवर के पास जो अलवर भरतपुर के एरिया में इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी मिक्स होती है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ना डायलॉग ऐसा कर देंगे कि इस जगह रख देते हैं जहाँ पे की भाषा मिक्स होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें जहाँ पे मुझे डायलॉग नहीं सूझेगा ना कि इसको ऐसे लिखना है, उसको मैं चेंज कर दूंगा। इसलिए उसमें एक जगह चंगेज खान कैरेक्टर है, वो कहता है कि यहाँ जो है भाषा थोड़ी सी ब्रज की भी है, थोड़ी हरियाणवी है, थोड़ी राजस्थानी है, और जिसको कुछ नहीं समझ में आती सब खिचड़ी कर देता है। तो ऐसा करने से जहाँ पे मैंने गलती से खिचड़ी कर दिया है,
तो चंगेज खान जस्टिफाई कर चुका है मेरी गलती को, तो ये कर देते हैं। पहले ही आपने अपनी बात चंगेज खान के मुंह से बुलवा दी और उसके बाद फिर मतलब बेधड़क आप लिखते चले गए। बहुत बढ़िया। इसमें नारायण नंबियार भी हैं जो मतलब अमूमन जिस तरह से दक्षिण भारतीय हिंदी में लिंग की समस्या को लेकर मतलब दो हाथ करते रहते हैं, वो भी दिखाई दे देता है और बहुत सुंदर तरीके से आपने उसका भी वर्णन किया है। इस पुस्तक का नाम ढाई चाल क्यों? राजनीति को नॉर्मली हम हॉर्स ट्रेडिंग सबसे बड़ा कॉमन वर्ड है राजनीति के लिए, तो घोड़ा तो कहीं के दिमाग में था। ढाई चाल शतरंज जो भी जानते हैं, घोड़े की शह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। घोड़ा चल दिया, राजा को शह दे दी तो राजा ही हिलेगा, घोड़ा कुछ कर नहीं सकते। तो राजनीति में कई ऐसे लोग इस्तेमाल होते हैं जो घोड़े की तरह हैं, जिससे कि आप उसको इस्तेमाल करते हैं किसी अपने से बड़े को टक्कर देने के लिए। और इस कहानी में हर कोई एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल, इसमें कोई एक जना नहीं है। आप जिस भी कैरेक्टर को लेंगे, पॉलिटिक्स है, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है और वो कोई भी सीधी लड़ाई नहीं कर रहा है। वो हर कोई एक किसी को मोहरा बनाता है, चाहे वो सोशल मीडिया भी मोहरा बन सकता है, मीडिया भी है, व्यक्ति भी है, हर चीज को मोहरा बनाया गया है। और वो ऐसी दांव लग जाती है कि वो जिसको लगाया गया उसको अपनी जगह छोड़नी एक बार पड़ती है। तो इस थॉट के साथ लगा कि वो ढाई चाल जो है वो थोड़ा सा ठीक बैठ जाएगा इसके साथ। वाकई में बहुत सोच समझकर आपने इसका शीर्षक रखा और इसके कवर पेज को भी देखेंगे, इतना सुंदर डिजाइन हुआ है कि जो कुछ चीजें इसमें हैं वो सब कुछ रफ्तार भी है, पैसा भी है, अपराध भी है, नारी से जुड़ी समस्याएं भी हैं और उसके बाद शासन व्यवस्था भी है और सारी की सारी चीज़ों को आपने इसमें समेटा है। अब आप एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न, उसके बाद हम ऑडियंस से बात करेंगे। एक अंतिम प्रश्न मेरा ये कि आप OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी पटकथा लिख रहे हैं। आज ही मैं कक्षा में बात कर रही थी, प्रेमचंद जी गए थे अपनी कुछ कहानियों और उपन्यासों पर बॉलीवुड में फिल्म बनवाने के लिए, हिंदी में भी बनी, तेलुगु में भी बनी और कुछ दिन तो वो वहाँ पे रहे और उसके बाद वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा मतलब सफोकेट हो गए कि वो भागकर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि ये जगह मेरी नहीं है, क्योंकि अपने साहित्य के साथ वो छेड़छाड़ करता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि मैंने कहा कुछ है और ये कुछ और ही दिशा में जा रहा है। तो जब आप इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म के लिए मतलब लिख रहे हैं, पटकथा लिख रहे हैं, तो कई बार आपके भी तो मन में आया होगा नवीन जी कि मेरी स्वतंत्रता विचारों की या अभिव्यक्ति की छिन रही है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन वो मांग हुआ करती है उस स्क्रिप्ट की। ऐसे समय में आप क्या करते हैं या कभी ऐसा हुआ नहीं? पहला ही लिख रहा हूँ, दिखाया नहीं है और 6 महीने वो अटका सिर्फ इसीलिए रहा क्योंकि वो क्रिएटिव डिफरेंस दोनों के बीच में था, मेरे और उनके बीच में। और अब वो क्रिएटिव डिफरेंस हमारा, जैसे मुंबई में क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी और ही दुनिया से हैं, वो हिंदुस्तान के हैं ही नहीं। मतलब मामी वर्ड स्क्रीन में आप प्रेमचंद जी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक युवा पढ़ के आया हुआ फिल्म बाहर से, न्यूयॉर्क से, और वहाँ पे जब वो घूम रहा है ना, वाणी की स्टॉल पे जा रहा है, मुझे कहा गया कि राजस्थान में जो जनता स्टोर का नायक है उसके ऊपर वेब सीरीज बन रही है, इसको गोरखपुर से क्यों नहीं उठा लिया? तो मैंने कहा गोरखपुर क्यों, बिहार से ले आओ। वो दूसरे ने हाँ बिहार वाला आइडिया अच्छा, मैंने टोंट में कहा था, वो उसको सीरियस हो गया, अच्छा हाँ बिहार से। यार एक बिहारी लड़का पढ़ने के लिए जयपुर क्यों आएगा, वो दिल्ली जाएगा। मुंबई चले नवीन भाई, अगर आलू डालने से हर सब्जी अच्छी बन सकती है तो आलू ही बनेगा, क्योंकि यूपी बिहार चल रहा है सबसे ज्यादा। और फिर उस चीज को लेकर हमारी बहुत दिनों तक डिबेट हुई और ये डिबेट होने का शुरुआत में ये दिक्कत नहीं थी। उन्होंने एक डायरेक्टर को, बड़े नामी डायरेक्टर हैं, उनको हायर किया, उनको उनके साथ मुझे बिठाया स्टोरी बताने के लिए। 1 घंटे का सेशन था, मैंने स्टोरी बताई, वो चाह रहे थे वो डायरेक्ट करें। और ये उनकी तरफ से शुरू हुआ एक्चुअली कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो प्रोटैगनिस्ट एक नहीं दिखता है, कई सारे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं सारे के सारे। और ये 6 महीने की मैं लड़ाई आपको बता रहा हूँ कि एक दिन की बात नहीं, 6 महीने में अलग अलग चीजें होती रही हैं। तो उनकी कहानी थी कि प्रोटैगनिस्ट आपका शिफ्ट हो जाता है, वो लड़का आपका शुरू होता है लेकिन बीच में कोई और हीरो बन जाता है। तो एक बार तो इतना बड़ा डायरेक्टर कह रहा है, मैं भी थोड़ी देर के लिए हो गया था कि हाँ ठीक है। फिर मैंने सोचा कि ये तो 2 घंटे की फिल्म बना रहे हैं, मैं वेब सीरीज बना रहा हूँ 25 एपिसोड की, मेरे पास 25 घंटे हैं बताने के लिए, इनके पास 2 घंटे हैं। वो 2 घंटे में उनकी सारी फिल्में जो है एकदम टिपिकल मसाला, हालांकि मैं भी कोई बहुत वो नहीं मसाला ही बना रहा हूँ, लेकिन वैसा मसाला नहीं बना रहा जो वो बना रहे कि मुक्का मारा और लड़का उड़ के वहां गिर गया। मेरा तो थप्पड़ मारेंगे यहीं पे उसको थप्पड़ लगेगा। तो ये वाला डिफरेंस बहुत बड़ा था। तो मुझे लगा कि हम दोनों के बीच में ही
थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। फिर मुझे प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करना पड़ा कि डायरेक्टर अच्छे हैं, सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मेरी कहानी के लिए उसमें कैरेक्टर नहीं है। फिर मुझे उनको कई सारी फिल्में उसके बाद मैंने देखनी शुरू की। फिर मैंने उनको एक उदाहरण गुलाल का दिया कि गुलाल का प्रोटैगनिस्ट कौन है। गुलाल मूवी में आप देखें कभी केके हो जाते हैं, कभी राज सिंह चौधरी हो जाता है, कभी वो लड़के मूवी में, और आप मुझसे चाह रहे हैं कि मैं जो है 25 एपिसोड के अंदर को जो है एक ही आदमी की पूरी कहानी बताऊं। मिर्जापुर की बात हुई कि कभी वो मुन्ना त्रिपाठी की कहानी लगती है, कभी वो गुड्डू भैया की कहानी लगती है, कभी किसी और की कहानी लगती है। तो ये फॉर्चुनेटली जो मेरा यहाँ अभी तक का भाग्य ठीक रहा कि ये लोग मेरे को सुन रहे हैं, ये डिबेट हो रही है, फिर हम 4 दिन चुप हो जाते हैं, मुंह फुला के बात नहीं करते, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बात शुरू होती है। तो फाइनली अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो एक्सेप्ट किए गए, उन्होंने भी फाइनली माने कि लड़का हमारा राजस्थान से है, बिहार से नहीं आएगा। आपने अपनी बात मनवा ही थी, क्योंकि आप अपने विचारों से सहमत हैं और आत्मविश्वास है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल भी सही है। यंगस्टर्स है ना, मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बात मनवाने वाली बात है, ये चीज़ मैंने बहुत सालों में सीखी है धीरे धीरे काम करते हुए, और ये काम करते हुए सीखी है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप जो सोचते हैं वो हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही हो, लेकिन वो अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे गलत भी हो सकता है। गेट द आइडिया, सुनिए दूसरे को, फीडबैक लीजिए, एनालाइज कीजिए, देन डिसाइड कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप अपने आइडिया पे स्टिक करें, हो सकता है चेंज करें, या हो सकता है कि दोनों को मिला के आप कुछ नया बना लें। और वो जो चीज़ है, बात मनवाने का कारण ये है कि जब मुझे उस डायरेक्टर का फीडबैक आया था तो मैंने उसको भी सुन लिया और मैंने एक बार मान लिया, लेकिन उसके बाद जब मैं एनालाइज करना शुरू किया तो फिर मुझे, और एनालाइज करने के साथ मैंने फिर अपने पॉइंट्स निकाले। मैंने मिर्जापुर दोबारा देखी, मैंने गुलाल दोबारा देखी, ये बात करने से पहले। तो वो सारी चीज़ें आपको सबके पॉइंट समझने हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है, और मैं ये समझ पाया कि वो चाहते हैं कि एक आर्क किसी कैरेक्टर का बने, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मैं एक करूँगा, लेकिन बाकी चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी। तो आपको स्टडी हमेशा करनी पड़ेगी, और ये तभी हो पाएगा जब आप सुनेंगे डिफरेंट आइडियाज़ को और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमेशा सुनिए और फिर जो समझ में आए वो करिए। बात तो बिल्कुल सही है कि एक उपन्यास लिखना या कुछ ऐसा लिखना जो कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करके दूसरों के सामने रख रहे हैं और एक तरह से वो सबकी थाती बन जाती है, तो इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए कितना ही शोध करना होता है, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे वो स्थान को लेकर हो, चाहे वो घटनाओं को लेकर हो, चाहे सिद्धांतों को लेकर हो, चाहे अपने आदर्शों को लेकर हो। कई बार अपने आदर्शों के साथ भी समझौता तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ दूसरों को साथ में लेकर चलने की भी ज़रूरत पड़ती है। और इस वार्तालाप से एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई नवीन जी, कि साहित्य सर्जन की प्रक्रिया आसान नहीं होती है। एक माँ हूँ, इसीलिए कह पाऊँगी कि संतान को जन्म देने की पीड़ा जितनी होती है उतनी ही पीड़ा एक साहित्यकार को भी होती होगी जब वो अपने विचारों को संतान के रूप में जन्म देकर सामने रखते हैं। बहुत सारे समझौते, बहुत सारा दर्द, बहुत सारे सपने, बहुत सारे ऐसे विचार, और उनको आप सामने रख रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो इतना सुंदर उपन्यास लिखने के लिए। अब मैं चाहूँगी हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ पूछना चाहें अगर हमारे आज के अतिथि लेखक से। कोई कहानी में कहता था, कहानी भटक गई थी तो उतनी तकलीफ होती थी, सुनने पाते थे कि अपना बच्चा उधर भटक गया। नवीन जी, नाटकम के लिए जो लिख रहे हैं वो क्या आपके पुराने कहानी है या नए कहानी? सर वो जनता स्टोर पे बन रहा है। हाँ? जनता स्टोर पे मेरा पिक्चर तो उसी पुराना कहानी पर बन रहा है, तो वो चेंज करते हैं ना बहुत सारे, वो कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं? जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप कहानी का बेस वही रहेगा, लेकिन विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और चूंकि वो एपिसोड्स किस तरह से होंगे तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ों को चेंज करना होता है। जैसे उपन्यास के अंदर जो मयूर प्रोटैगनिस्ट है जनता स्टोर का, उसके परिवार का जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा रेफरेंस है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मिडिल क्लास का लड़का है, लेकिन उसके माता पिता की बात बहुत नहीं। तो OTT में या फिल्म में कई बार वो रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश होती है कि उसके पेरेंट्स कैसे देख रहे हैं उसके पॉलिटिक्स में घुसने को, वो जो स्ट्रगल है। तो ऐसी कुछ एक चीज़ें जो कहानी को डिरेल नहीं करेंगी, उन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये दिखाया जा सकता है उसके पेरेंट्स किस तरह से हैं, और कई चीज़ों को दिखना बहुत आसान है लेकिन उसको विजुअल दिखाना मुश्किल है, और इसका उल्टा भी है, कई चीज़ों को विजुअली दिखाना बहुत आसान है
कि अगर मैं सिर्फ चेहरा दिखाऊं, कोई गुस्सा है तो चेहरा दिखा के आप दिखा दिया और वहाँ दिखना पड़ता है पूरा जो कैसा था। तो दोनों चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं। तो उन चीज़ों का जो थोड़ा सा ट्रीटमेंट है वो चेंज करने का रहता है। वो ट्रीटमेंट किस तरह से चेंज होगा, कई बार चीज़ों को दिखाने का कैसे, जैसे एक बहुत बेसिक समस्या आई, जनता स्टोर 95 से 2000 की स्टोरी है। हालांकि कनेक्शन लोगों का आज भी जो पढ़ने वाला ग्रुप ये है जिनको लगता है कि आज की कहानी है, लेकिन शूटिंग में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इश्यू है कि जब मैं उसमें फिएट पद्मिनी दिखाऊंगा, उस टाइम अगर शूट करते टाइम कोई पल्सर लेके निकल गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मुझे लगा इसका टाइमलाइन हम चेंज कर देते हैं, 2004-5 में ले आते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो। तो उस तरह का कुछ एक चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। जो साहित्य कृति फिल्म में बना हुआ है पहले, वो साहित्यकार खुश नहीं है अपने फिल्मांगन में। जैसे कि आर.के. नारायण, उनका तो गाइड फिल्म बना था, वो खुश नहीं थे कि मुझे अच्छा नहीं लगा। जिसने भी फिल्म बना हुआ है साहित्यकारों का, वो साहित्यकारों ने खुश नहीं हुए फिल्म प्रोडक्शन में। उसका एक कारण ये है कि फिल्म का दूसरी तरीके से सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका ही अलग है। जो एक चीज़ हो सकती है जो अब संभव है, इतना संभव नहीं था क्योंकि कंटेंट की डिमांड बहुत है। तो यहाँ पे था कि मैं इसका हिस्सा रहूंगा। मैं अगर स्क्रीन प्ले नहीं लिखूंगा, शुरू में तो नौकरी कर रहा था तो वो प्लान ही नहीं था, तो उस समय था कि मैं एज अ कंसल्टेंट वहाँ रहूंगा, जो स्क्रीन प्ले लिखा जाएगा वो मेरे थ्रू तो जाएगा एक बार। एंड में पैसा वो लगा रहे हैं, माननी तो नहीं की पड़ेगी, लेकिन ये था कि मैं अगर वहाँ पर हूँ तो मैं एक प्रेशर में बिल्ड कर सकता हूँ। लेकिन जब स्क्रीन प्ले ही मेरे हाथ में आ चुका है तो वो कंट्रोल मेरे हाथ में तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। अभी भी इन्वेस्टमेंट उनका है, लेकिन हाँ अब तुलनात्मक रूप से मेरे पास ज्यादा है। पहले ये था कि साहित्यकारों के पास उतना समय नहीं था या उनके साथ जुड़ नहीं सकते थे, और मैं भी जॉब में होता तो शायद मैं भी नहीं जुड़ता। मैंने जॉब छोड़ी, अब उसके साथ में काम कर रहा हूँ। तो अगर कनेक्ट हो जाए तो आप कन्विंस कर सकते हैं, आप बनवा सकते हैं स्टेज को। जी, निधि ने परमिशन दे दी। सर, एक शायर ने कहा है कि आदमी को शादी अवश्य करनी चाहिए। यदि पत्नी अच्छी मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है, और नहीं तो शायरी संवर जाती है। इसके बारे में आपकी क्या विचार है? सर, मैं शायरी नहीं कर पाता। पत्नी अच्छी मिली है, साहित्यकार होना अब बात को समझ गया। सर रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, पूछिए शास्त्री जी, आप पूछिए, फिर उसके बाद हम पूछेंगे। पहली बात ये बताऊंगा, आपने बड़ा तजुर्बे के साथ, बारीकी के साथ लिखा है। दो चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी दिल्ली में कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, 90s का बात कर रहा हूँ, और मेरा जो पहला नौकरी लगा था कोई अंग्रेजी अखबार में दिल्ली में ही लगा था। ये भी तजुर्बा है, मैं सर्कुलेशन में था। जो आपने बताया कि एडवर्टाइजमेंट पहला मुद्दा रहता है, न्यूज़ बाद में जाता है। सबसे बड़ा चीज़ जो आज जनता को आपने बताया, शायद किसी को पता नहीं था, इसके लिए दाद देना चाहता। दूसरा है पॉलिटिक्स के बारे में जो बताया, जैसे आपने बताया कि सामने वाला ग्रो कर रहा और ये पॉलिटिशियन को चाहिए उसको दबाना, भाई इसको घर के सामने कुछ खड़ा कर दे, कूड़ादान लगा दे या फ्लाईओवर बना दे अगर बड़ा पार्टी है तो ऐसे ही बन। तो आपने कभी ये अंदाजा लगाया, कभी एक्सपीरियंस किया है, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बोलता बेटा तो पॉलिटिक्स में जा, शायद एक आदमी कोई है जो बोलता है कि मेरे बच्चा पॉलिटिक्स में जाएगा, या एनीवन कभी किसी ने सोचा है मेरा कैरियर आगे जाके पॉलिटिक्स में। ये बाई चांस सारे पॉलिटिशियन है, सारा पावर आने के बाद आदमी इनके पीछे भागता है। सो ऐसा करते करते आपको कहीं ना कहीं नहीं लगा कि आप मीडिया में है, अगर मीडिया के विरुद्ध में खुद लिखता हूँ मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, या अगर खुद नहीं है तब लिखते हैं। सर रिव्यूज बहुत ज़्यादा आए नहीं किताब के, तो और पिछली किताब के आते धड़ाधड़ आ गए थे, तो वो शायद एक नाराज़गी हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन फिर भी कुछ ने कवर किया है। मेरा काम देखिए, मीडिया और राइटर का काम जो है कहीं ना कहीं आसपास का ही है। आज बातचीत में किससे बात करता हूँ याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन आज ही की बात है। हाँ, आज ही की डिस्कशन है कि जर्नलिस्ट जो है वो हर हफ्ते उनके पास या हर रोज कहने की बात है, राइटर के पास साल में एक बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि हम बात को बता रहे हैं।
तो अगर जर्नलिस्ट अपनी बात नहीं बता पा रहा है तो मेरे पास वो ऑप्शन है बताने का। अगर मीडिया मेरी किताब को रिव्यू नहीं करता है, मैं इस डर से छोड़ देता हूँ, तो कोई बहुत फर्क नहीं रह जाएगा कि अगर हम मीडिया को गालियाँ दे रहे हैं कि बिका हुआ है और कुछ नहीं। तो मेरी बात को वो लोग ज़्यादा अच्छा पहुँचा सकते हैं जो किताब पढ़ रहे हैं। वो इसके बारे में अब तो सोशल मीडिया ऑप्शन है, वो वहाँ लिख सकते हैं कि किताब में इन चीज़ों के ऊपर बात बोला गया है, तो फिर मीडिया से क्यों डरना है? मेरे पास अल्टरनेट है। तो मैं मीडिया का वो डर नहीं है। आज भी दो डर है। एक पहला डर मीडिया के विरुद्ध में कोई बोलता नहीं, दूसरा है ना कोई मीडिया का दम है ना कोई पब्लिक का दम है जुडिशियरी के विरुद्ध में बोले, चाहे कुछ भी कर ले। ये कड़वा सच है जी। और कोई लिखेगा भी नहीं जुडिशियरी के ऊपर, तुरंत हम जानते हैं अंदर क्या अवमानना होता है। वकील आपने दोनों काम किया है इसलिए आप जानते हैं। पीछे में माइक्रोफोन। मिस्टर, मुझे आपसे पूछना है कि जब आप कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपने नॉवल में डिफरेंट कम्युनिटी बैकग्राउंड्स के या मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के, तब कैसे इंश्योर करते कि आप किसी का एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएट ना करें और अपने केस से ना लिखें? इसमें रिसर्च बड़ा मैटर करता है। ये मतलब बहुत आसान है कहना कि मैंने फिक्शन लिखा है तो झूठ है तो है, चल जाएगा, फिक्शन है। लेकिन मैंने जनता स्टोर के टाइम में भी, क्योंकि 95 की स्टोरी थी, मैं ये चाहता था कि जो अब पढ़ रहे हैं बच्चे उनको लगे कि, क्योंकि ऐसा नहीं लगे 95 हम तो डायनासोर हो गए आप लोगों के लिए, तो वो नहीं लगना चाहिए। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में मैंने बहुत चक्कर मारे, बहुत ज़्यादा चक्कर मारे। मैंने बहुत चक्कर मारे, दोनों जगह पे इलेक्शन किस तरह से हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कैंडिडेट्स क्या बातें करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, उन चीज़ों को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया वहाँ बैठ के। अच्छा, जेएनयू में एक प्लस पॉइंट होता है कि वहाँ पे कोई हमें बाहर का मानता नहीं है, मैं स्टूडेंट ही रखता हूँ वहाँ पे जाके, पीएचडी कर रहा होगा यहाँ पे, तो जेएनयू में बेनिफिट हो जाता है। तो ये वहाँ पे था सेम। जब 2.5 में गए तो जनता स्टोर कंपैरेटिवली इजी था, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी को जिया है और मैं यंगस्टर्स से ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ, तो मैं उनकी लाइफ को ज़्यादा करीब से जानता हूँ। 2.5 में कई सारी, क्योंकि मेवात मैं वहाँ पर मैं रहा ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ रोड क्रॉस की होगी, तो उसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है। जब मैं आपसे तबलीगी की बात की या जो भी किया, मैंने तकरीबन 150 पेज उसके जर्नल्स, न्यूज़ आर्टिकल ये सब पढ़े हैं, वो मेरे पास पढ़े हुए हैं। और उस 150 पेज के बाद सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा गया इसका। तो वो जो है आपको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब उस डिटेल को, हिस्ट्री को जानते हैं या आप उसके प्रेजेंट को जानते हैं, उसको जानने के साथ आपको इस कनेक्शन समझ में आना शुरू होता है कि मेरा कैरेक्टर बिहेव कैसे करेगा। इसमें चंगेज खान एक जगह पे कहता है कि यहाँ के मुसलमान बीफ नहीं खाते, कोई चोरिश पे खाता होता है, यहाँ के मुसलमान बीफ नहीं खाते। वो एक लाइन कहने के लिए मुझे कई पेज पढ़ने पड़े थे कि वो बीफ क्यों नहीं खाते। और जब मैंने कुएं की बात आपसे की, वो भी मुझे किसी जर्नल के अंदर मिला था, मुझे वहाँ पे अल्डर मूवमेंट के बारे में बहुत सारी बातें मिली और हिस्टोरिकल बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। अब वो रेफरेंसेस सारे मुझे इसमें नहीं लिखने हैं, बट वो मेरे को बहुत हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि कैरेक्टर बिहेव कैसे कर रहा है या उसका बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंजेस आ रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या था पीछे, क्या हुआ और आगे कैसे होगा। सिर्फ मेरे गाँव में जो है, जब मैं छोटा था तो कांग्रेस की बात हमेशा होती थी। जगन्नाथ मिश्रा उस टाइम सीएम होते थे, तो ब्राह्मणों का गांव है, जगन्नाथ मिश्रा, बस जगन्नाथ मिश्रा है इसलिए कांग्रेस को वोट दिया जाता था। किसी को मतलब नहीं है कि बारिश होती है, यहाँ पैर रखते हैं, वहाँ जा चलना नहीं है, वहाँ जाके आप पहुँच जाएंगे, ऐसी हालत थी। फिर सत्ता चेंज हो गई, लालू आ गए, फिर नीतीश आ गए, तो ये कल्चर जो है वो कास्ट वाला कहीं कहीं आया। लेकिन अब जो है लड़के, जब उनको दिखता है कि बाहर जो है नौकरियाँ ज़्यादा हैं, वो बाहर जाते हैं, वो वापस आते हैं तो डिमांड करते हैं कि हमारे गांव में जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गांव अब कांग्रेस ही नहीं रह गया, वो चेंज हो गया। तो ये हिस्टोरिकली आपको देखना पड़ेगा कि वो चेंज किस तरीके से हो रहा है। मेरे गांव में इस बार मैं दुर्गा पूजा में गांव में था और जो हमारे घर में पीढ़ियों से काम करता आ रहा था, उसकी मिठाई की अपनी दुकान है, उसकी जो है उसने एक साइबर कैफे भी खोला है और 3 ट्रैक्टर खरीद लिए हैं। अभी ब्राह्मणों में अधिकतर के पास नहीं है। तो ये जो शिफ्ट आया है, ये शिफ्ट को तो फिर आपको रियलिटी एक्चुअली दिखनी शुरू हो जाएगी ग्राउंड की, कि मीडिया क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स है, वो उसको छोड़ दीजिए। आपको ज़्यादा करीब से समझ में आना शुरू होगा कि क्या डिफरेंस आता है। एक बद्री नारायण की किताब है खंडित आख्यान, हिंदी में है, इंग्लिश में उसका नाम फ्रैक्चर टेल है, दोनों ही OUP से छपी है जहाँ मैं काम करता था। अब नॉन फिक्शन है यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स। उपन्यास को मैं पढ़ा नहीं, परंतु आप दोनों की बातचीत में पता चला कि एक जगह राजनीति जो हिंदू और मुस्लिम का, हिंदू की जगह में मुस्लिम जो नहीं खड़े होते, मुस्लिम हिंदू नहीं खड़े होते हैं। एक बार आपको क्लियर कीजिएगा। जो कास्ट की पॉलिटिक्स हमारे यहाँ शुरू से धर्म और कास्ट की रही है,
और कहीं ना कहीं हमने क्या किया है कि कैंडिडेट सत्ता जो है उसको उसी तरह से जोड़ना शुरू किया है कि अगर हमारा आदमी गया तो हमारा समाज मजबूत है। और हमारे यहाँ लोगों ने वो सोसाइटी डेवलपमेंट देखा ही नहीं है। हम नेता को देखते हैं कि मेरा मुकदमा हो जाए तो ये मेरा काम करवा दे, बेसिकली हम इससे ज़्यादा हम सोचेंगे सिफारिश लगवा दे, और वहाँ पे वो कास्ट वाला जो है चीज़ें शुरू हो जाती है। तो अब नेताओं को ये बात समझ में आ चुकी है कि वो अच्छा कैंडिडेट नहीं चाहिए, उसको जिस तरह की कास्ट है या जिस धर्म का बहुतायत है वो उसको टिकट दे दिया जाता है। बल्कि कई और इंटरेस्टिंग खेल होते हैं जब किसी को हराना होता है। जयपुर में मेरे एक मित्र छात्र राजनीति के मित्र हैं और उनका बड़ा उन्होंने सरकार से विरोध लिया किसी मुद्दे पर। अब उसको शांत नहीं कर सकते, उसका मुद्दा जो था वाजिब था, क्योंकि पुराना कार्यकर्ता है तो उसको टिकट दिया गया। अच्छा, वो लड़का एकदम 1992 में अयोध्या में गया था, तो आप उसका आइडियोलॉजी आप समझ सकते हैं। उसको जिस एरिया से टिकट दिया गया उस एरिया में 60% मुसलमान, उसका क्या हुआ होगा आप जानते हैं। तो पॉलिटिशियंस जो है उस हिसाब से खेलते हैं। और कोई सवाल? बहुत अच्छी बातें सुनी हमने। हाँ, प्लीज पास द माइक। 2019 तक मैं भी एज अ लाइन प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम करता था वेब सीरीज के लिए। सो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब आपके पास ये प्रपोजल कैसे आया? सर ये क्वेश्चन बीच में शायद आवाज को 2019 तक मैं भी एज अ लाइन प्रोड्यूसर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम करता था। आपके पास ये प्रपोजल कैसे आया आपका वेब सीरीज बनाने के लिए? जनरली जब मैं काम करता था तब हम लोग कोई बुक ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है तो उसका स्क्रिप्ट लिखते थे फिर जाके अप्रोच करते थे। आपके पास ये कैसे आया? ये कई चीजें मेरे साथ बाई चांस हुई हैं, ये भी बाई चांस ही हो गया है। हालांकि ये है उस लिस्ट का एक बड़ा बेनिफिट हुआ है क्योंकि उसको आने से बहुत सारे लोगों की नजर पड़ी कि ये नए राइटर्स हैं, क्या लिख रहे हैं। क्योंकि वो जागरण जो है सिर्फ नई किताब जो 5 साल पुरानी है सिर्फ उतनी ही बुक्स को उठाता है। तो 5 साल में जो नया लिखा जा रहा है वो क्या लिखा जा रहा है, शायद प्रोड्यूसर्स की नजर उस पर पड़ती होगी। तो एक वो मुझे लगता है बेनिफिट हुआ है। दूसरा, मामी का वर्ड टू स्क्रीन है, उसमें भी बुक फीचर की, तो मेरे पब्लिशर वहाँ गए थे, वहाँ भी इसकी चर्चा हुई। हालांकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि बुक का नाम कईयों को पता है पहले से। तो उसका रीज़न शायद कहीं कहीं वही होगा कि जो है बेस्टसेलर लिस्ट का उनके पास आइडिया था जागरण से कि क्या आ रहा है। तो वो वहाँ से होना शुरू हुआ, कईयों ने पढ़ी और 4-5 अलग-अलग प्रोडक्शन हाउसेस ने अप्रोच किया। और अच्छी बात ये रही कि 4-5 के अप्रोच करने से मुझे पता लगा कि कौन-कौन ठग रहा है मुझे। और फाइनली मुझे लगा कि शायद मैं अभी भी ठगा गया हूँ, लेकिन पहले से एक बेहतर सिचुएशन में हूँ। तो ये बस ये बाई चांस हुआ है, बस हो गया ये। लेकिन अब जो आप बात करें तो अब ये जो आपने ऑप्शन कहा है कि हम स्क्रिप्ट लिख के अप्रोच करते हैं, वो भी तरीका काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि राइट्स के इश्यूज होते हैं। मुझे प्रैक्टिकली लगता है उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। इससे बेटर है कि बुक को ही अप्रोच किया जाए, सीधे स्टोरी लाइन को, जो आप उस लाइन में आप जानते हैं 1 पेजर बना के उसको अप्रोच किया जाए, उसके बाद आगे की बात की जाए, बजाय कि स्क्रिप्ट पहले बने, क्योंकि वो कॉपीराइट के चक्कर में फंस जाएंगे आप। वो फनेल वाला सिस्टम रहता था, 10 लिखते थे उसमें से 1 लग गया तो अच्छा। और कोई सवाल? आज के वार्तालाप में हमने बहुत कुछ सुना, सीखा। चेहरे बदल जाते हैं, लोग वही रहते हैं। हम विज्ञापन के धंधे में हैं, खबरों के नहीं। हमारा काम सिर्फ खबर देना है, उसकी पुष्टि करना नहीं कि वो सच है या झूठ। इन सारी बातों से हमें समझ में आता है कि राजनीति कितना गहरा और कितना बड़ा है, जो हमें आम आदमी को समझ में आता है उससे कहीं परे है। बहुत से सवाल पूछे वेदला जी ने, बहुत से जवाब मिले, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर जवाब दिल से था। उसमें कहीं कोई फरेब नहीं था, कहीं कोई कुछ छुपाना नहीं था। सब कुछ जैसा था वैसा ही प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं कि उसको बदल के कोई फिल्ट्रेशन यूज की, कुछ नहीं। और आज 1.5 साल बाद ये कलम का प्रोग्राम करते हुए हम सब जो पुराने हमारे गेस्ट हैं और हम हैं, हमें सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम फिजिकली ये प्रोग्राम कर सके। अभी मैं निवेदन करना चाहूँगी सृष्टि त्रिवेदी जी से, जो एहसास विमेन रायपुर हैं, कि और उनका एक आयोजन है
ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट गेट आउट, जिसमें वो आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट करते हैं। हाँ, आर्ट और लिटरेचर को वो प्रमोट करते हैं। तो सृष्टि त्रिवेदी जी प्लीज आगे आए और बेटा आना प्लीज। थैंक यू सो मच वेदुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा को चार चांद लगाने के लिए। प्रभा खेतान की तरफ से हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेफेयर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का भी, टाइम्स ऑफ इंडिया भुवनेश्वर टाइम्स का भी हमसे जुड़े रहने का, हमारे कैमरामैन का भी, और आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी एक एक किताब ले सकते हैं और नवीन जी अपना ऑटोबायोग्राफ दे देंगे उसमें। Thank you so much. You can get your books signed from him. नमस्ते, मैं हूं नवीन चौधरी और आज मैं भुवनेश्वर में प्रभा खेतान फाउंडेशन के कलम कार्यक्रम में आया हूं। मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां लेखक और पाठक आपस में संवाद कर सकें। आप सबका धन्यवाद।